Dear students, good morning. Today students will be study class 10th social science in history chapter number 2 chapter name nationalism in India। आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th में सोशल साइंस इन हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नेम नेशनलिज्म इन इंडिया इट्स मीन्स भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने मोस्टली टॉपिक्स की स्टडी की लाइक आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द रॉलेट एक्ट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम अगेंस्ट टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। टॉपिक नेम डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921। Various social groups participated in this movement, each with the own specific aspirations. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. It means असहयोग या नॉन कोऑपरेशन। नॉन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ। इस मूवमेंट में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन एवरी ग्रुप्स की अपनी अपनी एस्पायरेंस थी। सभी ने स्वराज के इम्पोर्टेंट को एक्सेप्ट की तो किया, लेकिन उनके लिए इसके डिफरेंट मीनिंग्स थे। नेक्स्ट, द मूवमेंट इन द टाउन्स, इट मीन शहरों में मूवमेंट। The movement started with middle class participation in the city. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was the way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to या participate. It means movement की स्टार्टिंग शहरी मिडिल क्लास की पार्टिसिपेशन के साथ हुई। 1000 स्टूडेंट्स ने स्कूल्स कॉलेज लेफ्ट छोड़ दिए। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन दे दिए। वकील ने केस लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा मोस्टली स्टेट्स में परिषद इलेक्शंस का बॉयकॉट किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण्स या नॉन ब्राह्मण्स द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी की एस्टाब्लिशमेंट था कि काउंसिल में एंट्रिंग के द्वारा उन्हें वे राइट मिल सकते हैं जो जनरल बेस पर केवल ओनली ब्राह्मण्स को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार कर दिया। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर more dramatic. Foreign goods were boycotted. Liquor shops, import of foreign cloth halted between 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crore to rupees 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, it means इकोनॉमिक लेवल पर नॉन कोऑपरेशन का इफेक्ट और भी हाई
कंडीशन में दिखाई दे रहा है। विदेशी या फॉरेन गुड्स का बॉयकॉटेड किया गया, शराब की दुकानों को बंद किया गया और फॉरेन क्लॉथ्स की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच फॉरेन क्लॉथ्स का इम्पोर्ट आधा रह गया। इसकी प्राइस 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गए। बहुत सारे प्लेसेस में व्यापारियों ने विदेशी सामान का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेडली स्लो डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स। Khadi cloth was often more expensive than mass-produced milk cloth, and poor people could not afford to buy it. How then could they boycotted milk cloth for too long? Similarly, the boycott of British in the institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. It means कुछ समय बाद शहरों में ये मूवमेंट धीमा या स्लो डाउन होने लगा। इसके कई रीजन्स थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी हाई प्रोडक्शन पर बनने लगा। कपड़ों के मुकाबले किराया महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे, अर्थात इसके जो प्राइस थे बहुत हाई थे। वे मिलों के कपड़े का लॉन्ग टाइम तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के बॉयकॉट से भी प्रॉब्लम पैदा हो रही थी। मूवमेंट की सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑप्शनल इंडियन इंस्टीट्यूशन का एस्टाब्लिशमेंट कंपलसरी था, बट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के प्लेस पर उनका यूज किया गया। बट ऑप्शनल इंस्टीट्यूशन का एस्टाब्लिशमेंट का प्रोसेस बहुत स्लो था। फलस्वरूप विद्यार्थी या स्टूडेंट्स और टीचर्स सरकारी स्कूलों में वापस होने लगे या रिटर्न करने लगे और वकील दोबारा सरकारी प्रैक्टिस में आने स्टार्ट कर दी। Rebellion in the countryside from the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. The draw into the fold the struggle of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war. It means शहरों से बढ़कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड विलेज एंड देहात में भी फैल गया। वॉर या युद्ध के बाद देश कंट्री के डिफरेंट पार्ट में चले। फार्मर्स और ट्राइबल्स ने स्ट्रगल में भी इस आंदोलन में समा गए और ट्राइबल्स और फार्मर्स भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट हो गए। इस प्रकार जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था बड़ी हाई स्पीड या तेज़ी के साथ चलने लगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया था। गांधी जी चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों के शासन को किस तरह लंबे समय तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। गांधी जी का और ये भी मानना था कि जो हिंदुस्तानी ब्रिटिश शासन हिंदुस्तानियों के सहयोग से बना है और हिंदुस्तानी एक दिन भी सहयोग ना करें तो ब्रिटिश सत्ता हिल जाएगी। इन अवध peasants were led by Baba Ramchand, sannyasi who had earlier been to Fiji and identified labor. The movement here was against talukdar and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cases. It means
अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व या लीडरशिप कर रहे थे। बाबा रामचंद्र फर्स्ट टाइम फिजी में गिरमिटिया या इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर काम कर चुके हैं। उनका मूवमेंट ताल्लुकदार और जमींदारों के अपोजिशन में था, जो किसानों से हाई रेंट और तरह तरह के रेंट वसूल कर रहे थे। पीजेंट हैड टू डू बेगार and work at landlord's farm without any payment. Tenants why had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. It मीन से वे किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका परमानेंट राइट स्थापित न हो सके। इस प्रकार द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव landlords. In many places, नाई धोबी बंद were organized by panchayat to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. किसानों की डिमांड थी कि लगान कम किया जाए, रेंट कम किया जाए, बेगार समाप्त हो और दमनकारी जमींदारों को सामाजिक बॉयकॉट किया जाए। बहुत सारे प्लेसेस पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the village in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Odd Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others. Within a month, over 300 branches and been set up in the village around the region. It means जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी दुख समझने का भी प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, कुछ अन्य पीपल के लीडरशिप में अवध किसान सभा का गठन या एस्टाब्लिशमेंट फाउंडेशन रख चुके थे। महीने भर में या फुल मंथ में इस पूरे इलाके में, इस पूरे एरिया में, गांवों में संगठन ऑर्गेनाइजेशन की 300 से ज़्यादा ब्रांचेस बन चुकी थीं। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in form that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaar were looted and grain hordes were taken over. In many places, local leaders told peasants and Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma Gandhi was being invoked to censor all action and aspirations. It means अगले या नेक्स्ट ईयर तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के फार्मर्स स्ट्रगल को इस मूवमेंट में शामिल या पार्टिसिपेट करने का भी प्रयास किया। बट फार्मर्स के मूवमेंट में ऐसे स्वरूप डेवलप्ड हो चुके थे जिनसे कांग्रेस की लीडरशिप खुश नहीं थी। 1921 में जब आंदोलन और भी हाई कंडीशन में चलने लगा तो ताल्लुकदार और बिजनेसमैन के मकानों पर अटैक होने लगे, बाजार से में लूटपाट होने लगी और फूड ग्रेन्स के गोदामों पर भी अटैक हुआ और उन पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर लोकल लीडर्स के फार्मर्स को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब
कोई नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी टोटल कार्रवाई और आकांक्षाओं एक्सपायरेशंस को सही मान रहे थे। इस प्रकार गांधी जी ने 1921 ट्रिबल पीजेंट आइडेंटिफाइड द इमेज इन अवध महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनोदर वे। इस प्रकार गांधी जी ने अवध में बाबा रामचंद्र पंडित नेहरू के साथ जो लीडरशिप की तो वह वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रही। गांधी जी को वहाँ के लोग एक ईश्वर का अवतार मानने लगे। उनका कहना था कि गांधी जी के कहने पर ही हमने लोगों से को टैक्स ना देने का ऐलान या उनके टैक्स ना देने की जो सिस्टम चल रहा था उस पर बैन या उसको ना देने का प्रयास किया। इस प्रकार गांधी जी एक ऐसे मसीहा बन गए उन लोगों के बीच में जिससे उन्हें लग रहा था कि हमें एक ऐसा देश एक ऐसा लीडर मिल गया है जो हमारी डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है। इस प्रकार गांधी जी राष्ट्रीय जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की लीडरशिप कर रहे थे वह शहर सिटीज विलेज या कंट्री साइड ट्रिबल्स एरियाज या अदर प्लेसेस में इस तरह से फैल चुकी थी जिससे कि ये मूवमेंट बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के सभी एरिया में फैल चुका या सभी लोग सभी वर्गों के लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट होने लगे। गांधी जी को लग रहा था कि यदि उनका मूवमेंट इतनी ही तेज़ी के साथ चलता रहा तो ब्रिटिश सत्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी और अंग्रेज़ जल्दी ही हिंदुस्तान को फ्री करके या स्वतंत्र करके अपने देश को वापस चले जाएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा था और गांधी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा स्थान पर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इतना डेंजरस कंडीशन में पहुंच गया कि गांधी जी को वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ करना पड़ा। ट्रिबल पीजेंट इंटरप्रेटेड the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in it another way in the Goddam Hills of Andhra Pradesh for intense militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could have proved here as other forest regions. The colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. It means आदिवासी या ट्राइबल्स फार्मर्स ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मीन्स निकाला है। एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स में 1920 सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक उग्र गुरिल्ला मूवमेंट फैल चुका। कांग्रेस इस तरह के स्ट्रगल को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। अन्य वन या फॉरेस्ट एरिया की तरह यहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जंगल में लोगों के एंटरिंग या प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। प्रिवेलिंग not only were their livelihood affected but they felt that their traditional rights were being denied when the government began forcing them to contribute bigger for road building. The hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting figure. It means न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लग रहा था कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो भी छीने जा रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने
उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर या विदाउट पेमेंट के मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो सड़कों पर उतर आए। उनकी लीडरशिप करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। अल्लूरी सीताराम राजू claimed that we had a variety of special power. He could make correct archaeological productions and heal people, and he could survive even bullet shots captivated by Raju. The rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by non-cooperation movement and pursued time. He asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Godem rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare of an achieving Suraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. इट मीन्स कि उन्हें लग रहा था राजू के जो भी पर्सनालिटी थी उसके से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे, अर्थात वो उनकी पर्सनालिटी बताते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से प्रेरित है या उनकी अगुवाई में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है। उन्होंने पीपल्स को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया भारत इंडिया नॉन वायलेंस के बल पर, फोर्स पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग वायलेंस के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गोदेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर अटैक किए, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला जो छापामार युद्ध चल रहे थे, गुरिल्ला मेथड यूज हो रहा था। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बनकर रह गए। इस प्रकार आदिवासी जो मूवमेंट था वो सीताराम अल्लूरी की लीडरशिप में चल रहा था। तो 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसकी पब्लिसिटी को देखते हुए उनको अरेस्ट करके उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना था जो हाई लेवल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करके जो हिंदुस्तानी पब्लिक है वो डर जाएगी और जो नेशनल मूवमेंट है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन उनकी जो भी कामना भी वो सक्सेसफुल नहीं हुई।